हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर जल के बारे में है। और के बारे में कुछ और डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे रशियन अर्थक्वेक और सुनामी की, जो कल हुआ है। और 8.8 था इसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और उसकी वजह से सुनामी वेव्स आई। और 13 फीट तक ऊंची ऊंची वेव्स थी प्रशांत महासागर में। और जिसकी वजह से जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी बड़े क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा है और काफ़ी डैमेज हुआ है। क्योंकि सुनामी जो है जल में आती है, और हमारा चैप्टर आज का जल है, इसलिए हमने पहले उसके बारे में बात की। अब आइए हम चैप्टर जल पर आते हैं, जो क्लास 7 का है। जल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत चित्र बनते हैं। जलप्रपात है, वर्षा हो रही है, नदी का जल, नल का जल, आपके घर में बकेट में रखा हुआ जल, बाथरूम में जल, या वर्षा में जो बाहर सड़क पे जाते हैं तो छोटे छोटे पुडिंग बन जाते हैं, जो वो वर्षा से बड़े गड्ढे में, जिसमें लोग छोटे छोटे बच्चे जो है कागज की नाव भी तैराते हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो ये जल जो है फिर धूप आती है तो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? सूरज के ताप की वजह से पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर ऊपर उड़ के क्या होता है? जब ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर बादलों का रूप देता है, फिर बादलों से फिर से बारिश होती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम जल चक्र बोलते हैं। कि जल अपना स्वरूप बदलता रहता है। जब वो पहाड़ों पे गिरता है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां पे स्नो के रूप में हिम स्नोफॉल होती है, तो वहाँ बर्फबारी बोलते हैं। तो वो पानी जो है वहाँ पे सॉलिड है। लेकिन जब वो पिघल जाता है सूरज की किरणों से, उनकी गर्मी से, तो वो पानी का रूप लेता है और फिर वो नदी के रूप में नीचे आता है। जब बारिश होती है मैदानी भागों में, तो वो पानी जो है वो एग्रीकल्चर के काम आती है, खेती बाड़ी के काम आती है। और चूंकि वो मीठा जल है, पेय है, इसलिए उसको पीने में भी यूज करते हैं। कि जल जो है लगातार जो है अपना स्वरूप बदलता रहता है। कभी वो बर्फ के रूप में है, कभी वो भाप के रूप में है, बाकी समय पानी के रूप में है। और ये वायुमंडल में भी रहता है, धरती पे रहता है, और नदियों, नालों और समुद्र में है। तो ये जो इसका प्रोसेस है सतत जो चलता रहता है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं। तो ये जल चक्र पे जो है वो स्थल के अलग अलग फॉर्म पे ये जाता है और आसमान में जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आज जो हम जल प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कभी वो बर्फ के रूप में पहाड़ों पे रहा हो, कभी वो समंदर में रहा हो, वो सेम जल हो। और जल का स्रोत जो है वो बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का 3 भाग जो है, लाइक लगभग 77% भाग जो है वो पानी में है। महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, ताल के रूप में, हिमनद के रूप में। लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो है वो लवणीय है, खारा जल है। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से वो खेती के लिए यूज नहीं हो सकता। तो खेती के लिए कौन सा यूज होता है? जो मीठा जल है, जो खारा नहीं है। और वो मिलता है हमें वर्षा से, हिमनद से, नदी से, झीलों से, जलप्रपातों से। तो उसका सिंचाई में प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए जो भूमिगत जल है वो भी मीठे पानी का स्रोत है। और इसलिए ये जल जो है हमें लिमिटेड लगता है, और इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब जल का संरक्षण किया जाए, स्वच्छ रखा जाए उसको, और उसको हम पोल्यूटेड ना होने दें। और जो हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्ट वाटर, जो पेयजल है, उसको हम मिस यूटिलाइज ना करें, मिस यूज ना करें। अब इस मैप में हम देखते हैं कि ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो है मीठे पानी का स्रोत है। जबकि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी सागर, या प्रशांत महासागर, आगे देखते हैं अटलांटिक सागर है, ये सब जो है वो खारा जल है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसको शिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, समुद्र में मछलियां होती हैं, बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं, वो इसका यूज करते हैं।
बट पेयजल जो है वो हमको सीमित मात्रा में मिलता है। 3/4 जल ढका होने के बावजूद जो है बहुत सारे देशों में क्या है, जल की कमी है। महासागर में आप देखिए कि 97% है, जबकि बर्फ के रूप में जो है 2% है। भूमिगत जल है वो 0.68, मतलब 1% से भी कम है। और झीलों का जो मीठे झील का जो है, जो जिस झील में मीठा जल है वो 0.009 है, मतलब अधिकतर झीलें भी खारा है। जो 0.009 है नमकीन नमकीन है। वायुमंडल में कितना है, 0.0019। और नदियां जो है 0.0001। टोटल मिला के 100%। मतलब हमारे पास मीठा जल बहुत कम है। खारे जल की विशेषता क्या है, खारा जल है तो बहुत ज्यादा, क्या हम उसको मीठे जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। तो प्यासे होने पर सिर्फ मीठा जल जो है वो हमारे काम आएगा। अगर आप बीच समंदर में हैं और आपके पास पानी नहीं है तो आप मर जाएंगे पानी के बिना, क्योंकि मीठा जल ही आपकी प्यास बुझा सकता है। इसलिए हमको इसको ठीक से यूज करना चाहिए। हमारे पर्यावरण में जल का कितना ज्यादा महत्व है, क्योंकि सभी जीव जंतु इस पर निर्भर करते हैं, तो बहुत ज्यादा जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। इवन हमारे बॉडी का 90% पार्ट जो है बॉडी का, मोर देन 80% ये जो है पानी से बना हुआ है। और महासागर में देखिए, महासागर में जब आप आ, जल की बात करते हैं तो ये जल जो है वो हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि उसमें ज्वार आता है, भाटा आता है, तरंगे आती है, धाराएं आती है। जो अभी हमने सुनामी की बात की वो क्या है कि वो बहुत तेज ज्वार भाटा हुए होता है, जो पृथ्वी के तल में जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से, भूकंप की वजह से लहरें जो है बहुत तेजी से तट की तरफ बढ़ती हैं। और तटीय क्षेत्र में जो भी लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, सबको तहस नहस करके आ जाती हैं। इसीलिए उनको सुनामी कहते हैं। वो बहुत खतरनाक है और उनकी वजह से बहुत ज्यादा विनाश होता है। तो कल जो है सुनामी की वजह से बहुत विनाश हुआ। इससे पहले जो है हम लोगों ने पहली बार जब अपने जीते जी सुना है वो 2004 में हिंद महासागर में आया था। अभी जो है वो शांत महासागर में है। और इसकी वजह से जो 2004 में आया था वो प्लेट्स को, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो है समुद्री तल से जल हटा और ये समुद्री तट की तरफ लौटा। उसमें बहुत सारे द्वीप जो हैं वो साफ हो गए। इनफैक्ट जो हमारे इंडिया के मैप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया इसका, क्योंकि हमारा जो दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो अब नहीं है, वो जल में गायब हो गया। 2004 की सुनामी का इतना बड़ा इफेक्ट हो गया। तो ना तो हम भूकंप के बारे में पता कर सकते हैं, ना सुनामी के बारे में। फिर भी अभी हमारे पास बहुत सारे संयंत्र हैं ऐसे जिससे सुनामी के बारे में चेतावनी दी जाती है। और जब लोग चेतावनी के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो उसकी वजह से जान माल की ज्यादा हानि होती है। तो जब पानी की तरंगे बहुत तेजी से तट की तरफ आती हैं और ऊपर उठते हैं तो उसको ज्वार बोलते हैं। और पानी जब नीचे चला जाता है, पीछे की तरफ भागता है, तो भाटा है। तो जब ऊपर उठती हैं तो सारी चीजों को समेट लेती है और भाटा के साथ वापस समुद्र की तरफ चली जाती है। अब ये ज्वार भाटा होता किस लिए है? ये ज्वार भाटा जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसका? सूर्य और चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा काम करता है, लेकिन ज्वार भाटा हमेशा नहीं आता, क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। अपने एक्सिस पे जब घूम रही है तो चंद्रमा जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब इसकी वजह से कभी चंद्रमा ज्यादा नजदीक होता है, कभी सूर्य ज्यादा नजदीक होता है। तो इस हिसाब से जो है ज्वार भाटा होता है। कि जब सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं उस समय चंद्रमा जो है सबसे नजदीक होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है सूर्य के अपेक्षाकृत। इसलिए चंद्रमा के अट्रैक्शन से ज्वार भाटा ज्यादा होता है। तो ये जो लो ज्वार भाटा है वो तब होता है जब चंद्रमा थोड़ा दूर रहे, और जब बहुत नजदीक रहता है तो उच्च ज्वार होगा। इसकी वजह से कुछ कुछ हमें फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी है,
कि जब उच्च ज्वार होता है तो मछलियां जो है वो तट के नजदीक आ जाती हैं और मछुआरे बड़ी आराम से मछली पकड़ लेते हैं। और ज्यादा तेज ज्वार होगा तो मछुआरे जा ही नहीं पाएंगे या डूब जाएंगे। अब महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। ये जो महासागर है उसमें ऐसे तो हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, बट कुछ जलधाराएं जो है वो नियमित रूप से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं और उनका एक खास टेम्परेचर होता है। जैसे अगर गल्फ स्ट्रीम में या लेब्राडोर जलधारा है, तो लेब्राडोर जलधारा जो है वो शीत जलधारा है क्योंकि वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ चल रही है। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है क्योंकि वो गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ जा रही है, तो वो गर्म जलधारा। तो एक ऐसी बात हो सकती है कि कोई जगह जो है बिल्कुल ठंडी जगह हो लेकिन वहां पे एक गर्म जलधारा बह रही है, तो वो आसपास के तापमान को प्रभावित कर देगी और उसकी वजह से हमें बहुत फायदा होता है क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे गर्म जलधारा जा रही है, जैसे न्यू फाउंडलैंड है। तो ये सब एरिया जो है वो मत्स्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती हैं और मछलियां जो है ज्यादा पाई जाती हैं ऐसी जगहों में। तो इसके आगे हम जैसे उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट जहाँ पे है या जापान में है, न्यूफाउंडलैंड के बारे में बात की हमने जो उत्तर अमेरिका का, यहाँ पे देखिए अगर मैप में देखते हैं तो ये गल्फ स्ट्रीम है, इस साइड से उत्तर अमेरिका है और इससे यूरोप है, और ये अटलांटिक सागर है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा है, तो ये भी गर्म जगह से, और ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जा रही है। देन कैनरीज है, कैनरीज आइलैंड के पास जो है वो इक्वाडोर की है, वेनेजुएला है, ब्राजीलियन है, फिर दक्षिणी विषुवतीय है, यूरेशियन जलधारा है। तो ये सब जलधाराओं की वजह से जो है अपेक्षाकृत जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे लेब्राडोर जलधारा है, ये आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बीच में देख लीजिए। जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा दोनों मिलती है वहां पे क्या होता है, कुहासा होता है, और कुहासे की वजह से शिपिंग में प्रॉब्लम है, नौ संचालन में बाधा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय।